साथियों विषय तो बाकी में जो ये विषय है, ये विषय आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान कराता है। अब दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी है, और ये जो विषय जो है दोस्त और दुश्मन की पहचान कराएगा। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, तो ये आपको सब तरह से दोस्त और दुश्मन की पहचान कराएगा। मतलब आपको सामाजिक तौर से भी दोस्त और दुश्मन की पहचान कराएगा, और राजनीतिक तौर से भी दोस्त और दुश्मन की पहचान कराएगा। तो हमें ये देखना है कि ये एकाधिकार और अधिनायकवाद है क्या। सबसे पहले कल हमारा जो विषय रहा वो रहा मूल निवासी आइडेंटिटी। तो ये सभी को पता लगा कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और कैसे हैं ये भी आपने देखा। तो आज हमारा विषय है एकाधिकार और अधिनायकवाद। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अधिनायकवाद है क्या। क्या है अधिनायकवाद? खास तौर से ऐसी एक शब्द इसमें सीखा है, नायक। और लोगों ने बहुत सारे, हमारे आज युवा भी आए हैं, तो आपने फिल्म देखी होगी, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। मतलब नायक, जब नायक शब्द आता है तो क्या आता है, याद एकदम दिमाग में कुछ हलचल हो जाती है और याद आ जाता है हीरो। मतलब जो नायक होता है वो कौन होता है? हीरो। मतलब नायक जब शब्द आया तो दिमाग में एकदम हलचल मची और दिमाग में आया कि हीरो। मतलब कोई एक ऐसा हीरो जिसका राज चलता हो, जिसकी अपनी व्यवस्था चलती हो, मतलब जिसका रुतबा चलता हो, यही आता है ना दिमाग में। तो एक ऐसा हीरो मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक इंगित करता है, हमारा जो माइंड है वो इंगित करता है एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे हीरो को, एक ऐसा हीरो, एक ऐसा समूह जो अपने को दर्शाता हो, तो वो अधिनायकवाद होता है। मतलब वो अधिनायकता को दर्शाता है। क्लियर हुआ? तो एक नायक जो शब्द है वो एक हीरो को निश्चित करता है, तो अधिनायकवाद कहलाता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा एक समूह या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही चलाता हो या उनका तंत्र चलता हो या उनकी व्यवस्था चलती हो, उसको अधिनायकवाद कहते हैं। हम कह सकते हैं अरस्तु के द्वारा, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए अरस्तु, उनके द्वारा वर्गीकरण किया गया, द्वारा सरकार का एक उन्होंने वर्गीकरण किया, उसके आधार पर वर्गीकरण किया और उन्होंने बताया, क्या बताया, एक व्यक्ति, कोई ऐसी व्यवस्था जिसको एक व्यक्ति चलाता है। एक व्यक्ति जब किसी व्यवस्था को चलाता है, एक व्यक्ति किसी व्यवस्था को चलाता है, मतलब राज्य की व्यवस्था को चलाता है। एक व्यक्ति जब व्यवस्था चलाता है, राज्य की व्यवस्था लिख लीजिए, इसको ध्यान रहेगा, राज्य की व्यवस्था चलाता है। और जब एक व्यक्ति चलाता है तो उसे बोलते हैं राजतंत्र। राजतंत्र, इसमें बहुत शब्द ऐसे आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, मगर बहुत ध्यान से आपको सुनना है। जो एक व्यक्ति ऐसी राज्य की व्यवस्था चलाता है तो उसे बोलते हैं राजतंत्र। और कुछ व्यक्ति चलाते हैं, मतलब एक छोटा सा समूह, कुछ व्यक्ति अगर किसी व्यवस्था को चलाते हैं, कुछ व्यक्ति राज्य की व्यवस्था को चलाते हैं। जब कुछ व्यवस्थित लोग राजतंत्र, तो उसे बोलते हैं कुलीन तंत्र। और अनेक व्यक्तियों के द्वारा कोई व्यवस्था चलाई जाती है, मतलब बहुत सारे लोग, अनेक व्यक्तियों के द्वारा, अनेक व्यक्ति किसी राज्य की किसी व्यवस्था को चलाते हैं, या राज्य की व्यवस्था को या देश की व्यवस्था को चलाते हैं। तो वो होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। प्रजातंत्र, लोकतंत्र या प्रजातंत्र, ये तीन चीजें आपने देखनी होगी। सबसे पहले राजतंत्र। पहले क्या हुआ करता था, इतिहास में हमने देखा कि राजाओं का शासन चला और राजा हुए, क्रूर राजा भी हुए और अच्छे राजा भी हुए। तो क्या हुआ, वो राजतंत्र कहलाता था। मगर कुछ एक समूह के लोगों ने मिलकर चलाया, कुछ व्यक्ति लोगों ने मिलकर चलाया, तो वो कुलीन तंत्र। एक शब्द आया यहाँ कुलीन तंत्र। ऐसे में बहुत शब्दों पे ध्यान अभी आंख पर बढ़ाऊंगा। सबसे पहला शब्द आया कुलीन तंत्र।
अभी इसी शब्द को हम अधिनायकवाद कर रहे हैं, अभी अधिनायक तंत्र भी बोलेंगे। अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र, फांसीवाद, निरंकुशवाद, निरंकुश तंत्र भी लिख सकते हैं, निरंकुश तंत्र। इस तरह के शब्द आपके पास आएंगे, आपको ध्यान से इसमें समझना है। बहुत छोटा छोटा सा अंतर है, बड़ा अंतर नहीं मिलेगा आपको, बहुत छोटा छोटा अंतर आपको मिलेगा। तो जो अधिनायकवाद है, अधिनायकवादों के दो भाग हैं, अधिनायकवाद के दो भाग हैं। ये लिख लिया, इसके बाद तेजी से चलेंगे। ये लिख के आप ध्यान दीजिए, फिर से मैं बात दोहराऊंगा, आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है। अधिनायकवाद, तब आपको समझ में आ जाएगा, तब दोहराऊंगा। तो अधिनायकवाद को दो भागों में इन्होंने बांटा। सबसे पहला आप लिख लो सर्वाधिकवाद, सर्वाधिकवाद, सर्वाधिकवाद। दूसरा है निरंकुशवाद, निरंकुशवाद। अब सर्वाधिकवाद क्या होता है, निरंकुशवाद क्या होता है? अधिनायकवाद हमने बताया, या एकाधिकार, मतलब एक व्यक्ति का अधिकार जिस पर हो। दूसरा अधिनायकवाद, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, लगभग लगभग सेम चीजें होती हैं। तो अधिनायकवाद जो होता है, एक व्यक्ति या कोई समूह जिसे चलाता है, अधिनायकवाद कहलाया जाता है। तो अधिनायकवाद दो तरह का होता है, एक सार्वधिकवाद और निरंकुशवाद। अब निरंकुशवाद में देखना है आपने, कुछ छोटे से कारण होता है, ये लोकतंत्र विरोधी होता है, इसे बोल सकते हैं प्रजातंत्र विरोधी। प्रजातंत्र विरोधी दोनों होते हैं, मगर इसमें प्रजातंत्र को इस तरह से आप ये प्रजातंत्र विरोधी लिख लीजिए, कोई बात नहीं, दोनों प्रजातंत्र विरोधी होते हैं, विरोधी होते हैं। इसमें प्रजातंत्र, ये भी प्रजातंत्र विरोधी होते हैं, ये प्रजातंत्र विरोधी होते हैं। यहां क्या होता है, यहां जो निरंकुशवाद जो होता है, इसमें जो आपका प्रजातंत्र होता है, इसमें स्वतंत्रता का कुछ जो स्वतंत्रता होती है, मतलब व्यक्ति को जो स्वतंत्रता होती है वो कुछ नाम मात्र के लिए दी जाती है। स्वतंत्रता जो दी जाती है, कुछ लोगों को एक छोटी सी छूट दी जाती है, छूट दी जाती है, मतलब एक नाम मात्र के लिए कह सकते हैं दया या इस तरह के लोग जो होते हैं, निरंकुशवाद जो होता है उसमें थोड़ी छूट दी जाती है। स्वतंत्रता में, स्वतंत्रता में थोड़ी छूट दी जाती है, मगर यहां छूट नहीं दी जाती। यहां स्वतंत्रता में छूट नहीं दी जाती। ये निरंकुशवादी में ये मेन पॉइंट हो गए। और दूसरा सर्वाधिक से क्या मतलब, ये सर इसमें जो अधिनायकवाद वो दो तरह का होता है। जो राजतंत्र में जो अधिनायक जिन्होंने रहे, इसमें अभी मैं बताऊंगा सर, जो अधिनायकवाद जो रहे उसमें कुछ जो इस तरह के शासक रहे, तो उन शासकों ने क्या किया, उसमें दो भाग लिया। जो अधिनायकवाद में दो भाग आ जाते हैं, एक निरंकुशवाद, ये क्या करते हैं, कुछ छूट देते हैं। अभी इसकी सरकार की समीक्षा और तुलना करें, सर्वाधिकारवाद होगा, सर्वाधिकारवाद, क्योंकि मतलब सब अधिकार अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल, सर्वाधिकारवाद मतलब सारे अधिकार जो थे वो प्रजातंत्र के विरोध में थे, और वो उनको जो प्रजा होती है वो क्या करती है, उनको छूट नहीं मिलती, किसी तरह की स्वतंत्रता की, पढ़ने की, लिखने की, अधिकार मांगने की, इस तरह की उनको छूट नहीं मिलती है। सर्वाधिकारवाद, ये निरंकुशवाद है। यहाँ पर ये भी प्रजातंत्र विरोधी होते हैं, मगर यहाँ थोड़ी सी छूट होती है।
मतलब सारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, हमारे बोलने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, इस तरह के जो हमारे अधिकार है, रहने का अधिकार, उसमें थोड़ी सी ये छूट देते हैं। बस इतना अंतर इनमें होता है और कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है इनमें। ये तो इतना आपने लिख लिया। चलिए बाकी कुछ नहीं होता, इतना अंतर होता है। अब हम आते हैं इसमें, इनमें भी इन्होंने दो भागों में बांटा गया, एक सर्वाधिकारवाद और निरंकुशवाद। निरंकुशवाद के भाग में भी इनके भाग बनाए गए। कौन कौन से भाग बनाए गए? 3 भाग। एक बनाया गया व्यक्ति अधिनायक तंत्र, दूसरा बनाया गया दलीय अधिनायक तंत्र, तीसरा बनाया गया सैनिक अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र, इसको भी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। इसमें क्या था, जो व्यक्ति अधिनायक तंत्र था, इसमें एक व्यक्ति राजा होता है, सब कुछ उसी के हाथ में होता है और वही अपनी व्यवस्था पर राज करता है और दूसरा नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बता दूं, फ्रांस में मोनोपोलियन हुआ, बोनापार्ट जिसे बोलते हैं, फ्रांस में मोनोपोलियन बोनापार्ट, ये उसका एग्जाम्पल। नेपोलियन सर, मोनोपोलियन उसको, सॉरी नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट, हाँ वो हो गया, उसमें थोड़ा सा मैंने लिख दिया, नेपोलियन बोनापार्ट हुआ। और दूसरा इसका एग्जाम्पल जो दलीय अधिनायक तंत्र के अंतर्गत जो आए, वो आए आपके समाजवादी और पूंजीवादी लोग, जिनका इतिहास में आपको मिलता है सोवियत संघ और पुर्तगालियों का। सोवियत संघ यहाँ आपको मिलेगा, सोवियत संघ में ऐसा हुआ, और पुर्तगाली जो आए वो एक दलीय अधिनायक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने दलीय समूह बनाकर हमारे लोकतंत्र को खत्म किया। चाइना में भी यही है। हाँ, चाइना में भी यही है। तीसरा सैनिक। तो सैनिक क्या होता है? सैनिक अधिनायक तंत्र ऐसा होता है कि ऐसी भी देशों में व्यवस्था रही जहां सैनिकों का जो मुखिया था और सैनिकों के द्वारा लोकतंत्र को खत्म किया गया। लोकतंत्र को सैनिकों के द्वारा, सैनिकों के हाथ में सब कुछ आया और वहां पर लोकतंत्र की और प्रजा की जो उनके अधिकार छीने गए, वो सैनिकों के द्वारा अधिकार छीने गए। पाकिस्तान में लगभग इसी तरीके का है, वहाँ हाँ, आर्मी और वो है ज्यादा। अब जो अधिनायकवाद आया, इसके कारण क्या रहे? फिर मैं थोड़ा सा ये जब इसलिए बता रहा हूं कि फिर इजीली थोड़ा सा समझ में बहुत आ जाएगा। अधिनायकवाद का कारण क्या रहे? सबसे पहला अधिनायकवाद आया तो उसमें अधिनायकवाद के उन्नति के कारण, उन्नति कैसे हुई? सबसे पहला कारण रहा वर्साय संधि। वर्साय संधि इस पे आया है। सबसे पहला जो वर्साय संधि थी, तो सबसे पहला जो विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच में, और 1914 से 1918 के बीच में वर्साय संधि हुई 1919 में। ये वर्साय जो संधि हुई उसमें क्या था, मैंने कल भी थोड़ी सी इसकी चर्चा की कि जो हमारा जो विश्व युद्ध हुआ वो जर्मनी के और फ्रांस के बीच में हुआ। तो जर्मनी को जब फ्रांस के द्वारा हरा दिया गया तो क्या हुआ, एक व्यवस्था ऐसी थी जो लोकतंत्र को नहीं मानती, जो हराया जाता है उस पे ही क्या किया जाता है, जुर्माना डाला जाता है, मतलब अन्याय किया जाता है, वहां की जनता पे और परेशानी आ जाती है। इसलिए बड़ा संकट आया, और बड़ा जब संकट आया तो वहां से अधिनायकवाद की उत्पत्ति हुई। वहां से अधिनायकवाद किसकी उत्पत्ति हुई? जब ये इस तरह से वर्साय संधि हुई और वहां पर उदय हुआ, किसका उदय हुआ? वहां हिटलर का उदय हुआ, हिटलर का उदय हुआ।
सेकंड कारण रहा आर्थिक संकट। आर्थिक संकट सेकंड रहा आर्थिक संकट। आर्थिक संकट संकट जिसे बोलते हैं। आर्थिक संकट में क्या हुआ, ये 1930 के बाद आया। 1930 के बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ। जब दूसरे विश्व युद्ध की कंडीशन आई, दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा है तो अधिनायकवाद आ गया। वहां भी अधिनायकवाद तब आया और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि वहां की अधिनायकवाद फिर इस तरह से उत्पत्ति हुई कि वहां बहुत सारे लोग परेशान हुए, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। और तीसरा कारण रहा संसदीय व्यवस्था पर संकट। जो संसदीय थी, संसदीय व्यवस्था पर संकट। जो संसदीय व्यवस्था बनाई जा रही थी उस पर संकट हुआ। और उसका मैं आपको बता दूं, जर्मनी और इटली के बीच की व्यवस्था जो थी उसकी खिल्ली उड़ाई। जर्मनी और इटली में जर्मनी के जो लोग थे और लोग थे, जब उन्होंने हिटलर का उदय हुआ और दूसरा जिसका नाम था मुसेलिनी और हिटलर का एक साथ जोड़ हो गया और उन्होंने लोकतंत्र की हंसी उड़ाई। और उस समय भी लोकतंत्र को एक मरी हुई लाश को बताया गया। मतलब लोकतंत्र, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र कुछ नहीं होता है, लोकतंत्र ऐसी चीज होती है जो एक मरी हुई लाश होता है। इस तरह की लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र एक ऐसी चीज होती है जो मरी हुई लाश होता है। वहां हिटलर साइज चल रही थी पूरी, अपने को उच्च बताना, अपने को बड़ा रखना, पूरी राज्य व्यवस्था अपने ऊपर रखना और उसमें इतना सारा अंतर होता था। मतलब अधिनायकवाद एक ऐसी चीज है जहां एक व्यक्ति या समूह उसको चलाता है और व्यक्तिवाद कई तरह से अधिनायकवाद चलाया जाता है, जिसे सर्वाधिकारवाद बोलते हैं और निरंकुशतावाद बोलते हैं। जिसमें निरंकुशतावाद में हमें थोड़ा सा राहत दी जाती है मगर सर्वाधिकारवाद में हमें राहत नहीं दी जाती। अब हमारे उसके तंत्र आ जाते हैं। उसकी उन्नति कैसे हुई, उसकी उन्नति वर्साय संधि से हुई। वर्साय संधि मतलब पहला विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध हुआ जो 1914 से 1918 के बीच में, जो पहला विश्व युद्ध हुआ जिसमें हिटलर का उदय हुआ। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, आर्थिक संकट हमारे पूरे विश्व में आया जिसमें हिटलर और क्या इसका नाम लेते हैं, मुसेलिनी एक हो गए। और इस तरह की व्यवस्था आई जिन्होंने संसद के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन उठाए। दूसरा लोकतंत्र की सहसा व्यवस्था, मतलब उस समय लोकतंत्र को पूर्णतः लोग जानते नहीं थे। लोकतंत्र की व्यवस्था, लोकतंत्र की सहसा व्यवस्था मतलब बचपन में लोकतंत्र बनाया जा रहा था, लोकतंत्र की व्यवस्थाएं बनाई जा रही थी। तो उस समय उन्होंने भ्रूण हत्या कर दी लोकतंत्र की। मतलब उस समय जो लोकतंत्र बनाया गया उसकी भ्रूण हत्या हो गई। भ्रूण हत्या जैसे जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होने से पहले उसे मार दिया जाता है। इस तरह से कुछ ऐसे देश भी थे, ऐसे लोग भी थे जो लोकतंत्र बनाना चाह रहे थे, जो प्रजातंत्र लाना चाह रहे थे, उनको उससे पहले ही वहां खत्म कर दिया गया। और ये सारी इस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की प्लानिंग हुई और अधिनायकवाद आया। इस तरह से उसकी उन्नति हुई। मिटा दूं उसको, लिख रहे हैं लिख लीजिए। फिर इसको मोरल बताऊंगा मैं आपको। फिर मोरल में आपको अब मजा आएगा। अब ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि आपको बिल्कुल पढ़ के मैंने बताया है। अभी आपको अब ये मोरल मैं आपको सब चीज इसको डिटेल में बताऊंगा और समीक्षा करके दे देंगे इसकी। अब मैं मिटा दूं, चलिए। देखिए, तो सबसे पहले 1922 में, अभी बात हुई 1922 में मुसेलिनी का अधिनायकवाद आया। अधिनायकवाद आया 1922 में मुसेलिनी का अधिनायकवाद आया जो इटली का तानाशाह बना।
जो इटली का तानाशाह बना, ये इटली का तानाशाह, मतलब इससे पहले भी तानाशाही हो चुकी है। इटली में 1922 में मुसेलिनी का अधिनायकवाद आया, अधिनायक बना, वहां मुखिया बना, वहां सुप्रीमोवाद बना, वहां एक अधिकार आया और वहां पर क्या हुआ, इटली का तानाशाह बना और उस तानाशाह ने सारी हदें पार करी। मतलब लोगों को जिस तरह से हिटलर ने करी, लोगों को जलवा दिया गया, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट जैसे लोगों को मार दिया गया, लोगों को गैस में डलवा दिया गया, ऊपर से गिरवा दिया गया, उनको हाथ पैर खिंचवा दिए गए। मतलब जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने प्रजा पर जिस तरह से उन्हें कर सकते थे उन्होंने किया। मतलब प्रजा को उनके अधिकार नहीं दिए, उनके हाथ में सारी व्यवस्थाएं चलने लगी। दूसरा 1923 में फिर रिवेला नाम का अधिनायकवाद आया, जो स्पेन का तानाशाह बना, स्पेन का तानाशाह बना, ये स्पेन का तानाशाह था। इसने स्पेन में 1923 में तानाशाही की, जो स्पेन में ऐसा हुआ, स्पेन में अधिनायकवाद आया और उसने भी जनता के साथ कोई भी अधिकार नहीं दिया, जो उसने भी वही व्यवस्थाएं महिलाओं के साथ, वही व्यवस्थाएं युवाओं के साथ, वही व्यवस्थाएं लोगों के अधिकार छीने, वो इस तरह का जो करना उसको कर सकता था उसने किया। फिर 1933 में हिटलर, जब हिटलर इसका वाइस चांसलर बना, हिटलर का भी उसी समय चल रहा था, हिटलर तानाशाह बना, कहां का, जर्मनी का तानाशाह बना। और रोमानिया 1931 में रोमानिया का तानाशाह बना, रोमानिया का तानाशाह बना सम्राट, इसका क्या नाम था, सम्राट केरोल। सम्राट केरोल, ये इतने तानाशाह बने 1922 में, 1923 में, 1933 में और 1931 में। चार तानाशाही, और पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इस तरह के तानाशाह बने, जिसमें लगातार प्रजा और लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया, लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। अब आप लिख लीजिए, अब मैं आपको फिर से एक नई चीज शुरू करने वाला हूं और ये सारी चीजें अब आपके सामने आ जाएंगी। चलिए, अब क्या है, अब बात आता है कि ये लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जो आपके पुरखों ने लिखी। अभी हमारे सर ने बताया कि पुरखों की नसीहत ही हमारी वसीयत है। मतलब हमारे पुरखों ने जो बताया वो बहुत ही जरूरी है। अगर हमने उसे नहीं माना तो आने वाली पीढ़ी और तानाशाहीवाद और अधिनायकवाद हम पे हावी हो जाएगा। क्या कौन तानाशाही है, कौन अधिनायकवाद चला रहा है, कौन ऐसी पार्टियां जो शासक बनने के लिए, आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी पार्टी शासक बन सकती है। कोई अपना ऐसा पार्टी या सामाजिक संगठन बना सकता है, ऐसा राजनीतिक दल बना सकता है जो इस सत्ता पर काबिज हो सकता है। ये बाबा साहब ने जो लोकतंत्र बनाया वो ऐसे नहीं बनाया। फिर मैं बता रहा हूं आपको, 4 बच्चों की लाशें सामने पड़ी थी, फिर भी आपके लिए उन्होंने लोकतंत्र दिया। लोकतंत्र मतलब ऐसा लोगों का तंत्र जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के ही हित के लिए चलाया जाने वाला लोकतंत्र। ऐसा इतना सुंदर लोकतंत्र जहां आपको बोलने का अधिकार है, आपको शिक्षा लेने का अधिकार है, आपको आईएएस बनने का अधिकार है, आपको पीसीएस बनने का अधिकार है, आपको डॉक्टर बनने का अधिकार है, जहां आपकी माताएं, बहनें, भाई आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं और आप यहाँ के सीएम, पीएम, डीएम सब बन सकते हैं। ऐसा लोकतंत्र बाबा साहब ने दिया। उस लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए, जहां कोई एक व्यक्ति सुप्रीमो नहीं बन सकता, जहां एक व्यक्ति तानाशाही नहीं बन सकता, जहां एक व्यक्ति अधिनायकवाद नहीं चला सकता, और इस तरह से अधिनायकवाद है मतलब ऐसे दल, ऐसे मुखिया जिसका मुखिया एक है, जो एक ही व्यक्ति उसको चलाता है और एक कोई समूह चलाता है, क्या ये कोई व्यक्ति चलाता है, वो अधिनायकवाद होता है। तो ऐसे ही पहले भी अधिनायकवाद हुआ,
एकाधिकार हुआ, वो किसने किया? वो हिटलर ने किया, वो मुसेलिनी ने किया, वो प्रिमो दि रिवेदाला ने किया, वो सम्राट कैरोल ने किया। मतलब ये तानाशाह बने और इन्होंने तानाशाहों ने, मतलब हिटलर ने, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि वहां यहूदी रहते थे, तो वहां जो महिलाएं थी, अगर बच्चे का जन्म हुआ तो उनका भी डीएनए टेस्ट कराया जाता था। क्या ये यहूदी का तो नहीं है? वहां कम्युनिस्ट को जला दिया गया, गैस के कमरों में उन्हें डाल दिया गया और उनको गरम एक गोल बनाकर टैंक की तरह गोल बना दिया जाता था और उसमें आग लगा दी जाती थी और उसमें क्या लगा दिए थे, जो हम लोग बोलते स्प्रिंग, जो आज गर्म करते हैं जिससे लाश लाई जाती है, इस तरह से स्प्रिंग लगाकर उसे जिंदा डलवा दिया जाता था, जिंदा भुजवा दिया जाता था। इस तरह से इन लोग हिटलरशाही लोगों ने किया। आज ऐसा सुंदर लोकतंत्र दिया कि आज अधिनायकवाद जैसी व्यवस्था, एकाधिकारवाद जैसी व्यवस्था को खत्म किया जा सके, आपके पुरखों ने दी और वही बुद्धा ने भी दिया समता का। और इसके बाद में बाबा साहब ने संविधान के रूप में जो आज हमको दिया, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, जिसे हम प्रजातंत्र कहते हैं, ऐसी व्यवस्था दी। आप देखिए, मैंने आपको बताया कि आज हम आपको पहचान कराएंगे दोस्त और दुश्मन की। अब आप कैसे सामाजिक पहचान कराएंगे, ये थोड़ा सा इतिहास लगा। इतिहास के बाद आज हम देखते हैं कि कौन ऐसे संगठन हैं जिनके, जो ऐसे राजनीतिक दल, कौन से आज राजनीतिक दल है, क्योंकि ये पीपीआईडी का कैडर कैंप है। तो अब हम एक समीक्षा करते हैं। इसमें समीक्षा क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि जो पीपीआईडी है, क्या यहां भी अधिनायकवाद है, क्या यहां एकाधिकारवाद है, या जो राजनीतिक संगठन है उनमें किसमें एकाधिकारवाद है और कहां अधिनायकवाद चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसकी समीक्षा करेंगे। और इस समीक्षा में आपको समीक्षा करनी है, स्व अवलोकन करना है कि इसमें सच में, इसमें आपने अपने मानसिक तौर से सोचना है कि कौन हमारा हितैषी है। अगर जो राजनीतिक संगठन व्यक्तिवाद पर चलते हैं, अधिनायकवाद पर चलते हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, जो प्रजातंत्र के अधिकारों को छीनते हैं, इसका मतलब वहां अधिकारवाद चलता है। क्या चलता है? क्या बोलते हैं? अधिनायकवाद चलता है। सॉरी, थोड़ा सा ऐसा, अधिनायकवाद चलते हैं। चलिए एक बार समीक्षा करते हैं। इधर लेते हैं पीपीआईडी, इधर लेते हैं बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं। बाकी क्वेश्चन सबके बाद में मैं दूंगा अधिकार, जितने भी मूल निवासियों के। तो मूल निवासी कौन कौन है? एससी, एसटी, ओबीसी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी इस देश के मूल निवासी हैं। तो सबसे पहले मूल निवासियों की के साथ साथ हम मूल निवासियों की सारी पार्टियां ले लेते हैं। तो एक तरफ से सारी पार्टियों के नाम बताएंगे। सबसे पहले सर कोई नाम बताइए मूल निवासी पार्टी का। सपा। सपा। आप कोई नाम बताइए मूल निवासी पार्टी का। एएसपी। एएसपी, ठीक है। और नाम बताइए कोई मूल निवासी पार्टी का। जन अधिकार पार्टी, जन अधिकार पार्टी, जनता दल, आरजेडी, जनता दल, महान दल, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडीयू, आरएलडी, बीजू जनता दल, और बता दिए बीजेडी है। राष्ट्रीय लोक दल। चलिए ये सारे एक्ट क्लियर हो गए। चलिए एक और लोग ज्यादा जानते हैं, बीएसपी को, इसको भी ले लीजिए। क्लियर हुआ? अब हम तुलनात्मक करते हैं कि कौन अधिनायकवादी पार्टी है। और अधिनायकवादी पार्टी जो होती है वो लोकतंत्र की क्या होती है? हत्या करने वाली पार्टी होती है, जो लोकतंत्र की हत्या करती है। मतलब ऐसी पार्टियां जो हमारे दुश्मनों की पार्टियां होती हैं। मतलब जो अधिनायकवाद है वो सबसे हमारा क्या है? बड़ा दुश्मन है। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बताइए समाजवादी का मुखिया कौन है? बोलिए सर, आपने बताया। अखिलेश यादव। एएसपी का मुखिया कौन है? एएसपी का चंद्रशेखर आजाद। जोर से बोलिए। एएसपी का मुखिया कौन है? चंद्रशेखर। बसपा का मुखिया कौन है? बहन मायावती। आरजेडी का मुखिया कौन है? लालू प्रसाद यादव। अब आरएल और राष्ट्रीय लोकदल, आरएलडी का मुखिया कौन है? चौधरी अजीत सिंह। चौधरी अजीत सिंह। भैया बसपा का मुखिया चेंज हुआ? कोई हुआ चेंज? अभी तक नहीं हुआ, समाजवादी का मुखिया चेंज हुआ? नहीं हुआ, आरएलडी का मुखिया चेंज हुआ? नहीं हुआ। मतलब इनका मुखिया कौन है? एक व्यक्ति। एक व्यक्ति। मतलब हम लिख सकते हैं क्या? ये व्यक्तिवादी पार्टी।
व्यक्तिवादी पार्टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं? बिल्कुल। और एकाधिकार मतलब अधिनायकवाद, जिसको कोई अधिनायकवाद और एकाधिकार एक ही चीज होती है। तो ये अधिनायकवाद है, तो ये अधिनायकवाद की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है? मतलब इनका मुखिया कौन है? एक है। मगर क्या पीपीआईडी का मुखिया एक है? नहीं सर, कौन है पीपीआईडी का मुखिया फिर? बहुत लोग हैं। जनता। ये लोकतंत्र के द्वारा पार्टी बनाई गई, ऐसी पार्टी बनाई गई जिसको प्रजा बन चलाती है, जिसमें प्रजा ही कार्य करता है, प्रजा के लिए चलाई गई है, प्रजा के लिए बनाई गई है, लोकतांत्रिक पार्टी है। मतलब जिसे हम बोल सकते हैं संस्थागत। क्या है? संस्थागत, जिसे अनेकों लोग चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं? अनेकों लोग चला रहे हैं, एक संस्था चला रही है, एक व्यक्ति या एक छोटा सा कोई समूह नहीं चला रहा है, एक छोटा सा व्यक्ति, एक कोई व्यक्ति या कोई समूह नहीं चला रहा है। चलिए दूसरी पॉइंट आता है, ये पहला पॉइंट था, अब दूसरा पॉइंट है। कल हमने बताया मूल निवासी आइडेंटिटी, मतलब एससी एसटी ओबीसी जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी है वो इस देश के कौन है? मूल निवासी है। तो अब आती है जाति। जाति नहीं है, जाति नहीं है। हमारे सर ने बताया ये जाति बहुत ही खतरनाक चीज है, और आज बड़ी जातियों के जो सवर्ण हैं, जो सवर्ण लोग हैं, उन्होंने हमें व्यवस्था दे दी और वो जातिवादी व्यवस्था दे दी। उस जातिवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक हमारे पास दवा है। ये जातिवादी व्यवस्था एक कैंसर के तरह है और इसकी दवा है मूल निवासी पहचान। क्या है? मूल निवासी पहचान। इस जातिवादी व्यवस्था को कोई खत्म कर सकता है तो वो है मूल निवासी पहचान। तो उस मूल निवासी पहचान के तहत पहले देखते हैं, जब किसी जाति में जाते हैं, जब किसी पार्टी को लेकर जाते हैं, मतलब बसपा को लेकर आप जब जातियों में बांट दिया, मतलब बसपा किसकी पार्टी है? बहन जी की। और बहन जी किस जाति से आती है? शेड्यूल कास्ट से। जब हम उसको लेकर जाते हैं किसी जाति में, मान लीजिए यादवों में लेकर जाएंगे, तो यादव क्या कहेंगे? ये किसकी पार्टी है? जाटवों की पार्टी है। ये जाटवों की पार्टी आप हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं। एक जाति का उनके ऊपर थप्पा लग जाता है, एक जाति का। ऐसे ही एएसपी में भी यही चल रहा है। अभी हम जाते हैं जाटों की पार्टी में, आरएलडी में, राष्ट्रीय लोक दल में। जब राष्ट्रीय लोक दल को हम लेकर किसी पार्टी में या किसी समाज में जाते हैं तो हमें क्या कहते हैं? भैया ये जाटों की पार्टी है। और जब समाजवादी को लेकर जाते हैं तो ये यादवों की पार्टी है। जब हम कुशवाहों को लेकर जाते हैं, जन अधिकार पार्टी की बात होता है, तो भाई ये कुशवाहों की पार्टी है। मानदल को लेकर जाते हैं तो ये भैया मौर्यों की पार्टी है। तो इस तरह से हमारे ऊपर क्या लगता है? जातियों का आरोप लगता है। मतलब जो चालाक लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, हम ब्राह्मणवादी एक विचारधारा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, कंफ्यूज में रहेंगे। जैसे हिटलर ने चलाया वो था नासीवादी विचारधारा, ये नासीवादी विचारधारा जो थी, और इस साम्यवादी, ब्राह्मणवादी, और ये है फुले अंबेडकरवादी। तो ये जो विचारधारा है, ये अपनी विचारधारा है, ये तानाशाही लोगों ने चलाई। नासीवादी विचारधारा हिटलर के द्वारा चलाई गई, अपने को उच्च बनाने वाली विचारधारा। दूसरी साम्यवादी, ये भी विचारधारा चलाई गई। तीसरी ब्राह्मणवादी, ये उच्च वर्ग ने, अभी जो प्रेजेंट में चल रही है वो ब्राह्मणवादी विचारधारा है। एक बहुत बड़ा जो सबको अपने से उच्च बोलता है, ऐसा वर्ग जो अपने को ब्राह्मण बताता है, उसके द्वारा ब्राह्मणवादी विचारधारा चलाई जा रही है। और दूसरी अभी हम बात कर रहे हैं फुले अंबेडकर विचारधारा की। ये एक ऐसी विचारधारा है, ये ऐसे महापुरुषों की विचारधारा है जो समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है, जो सच में इस देश को समतामूलक एक समान अधिकार देना चाहती है, इस देश को एक अच्छे स्तर पर ले जाना चाहती है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना चाहती है, जो इस देश की जनता है, ये इस देश की जनता को उसका भविष्य बनाने के लिए आगे उसको समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। चलिए, तो एक जाति का है, तो इनके साथ ये लिख सकते हैं कि जातिवादी है। कहते हैं जातिवादी पार्टियां हैं। दूसरा परिवारवादी पार्टी है। बताओ चौधरी अजीत सिंह के बाद कौन बने? चौधरी नलिन, चौधरी जयंत जी बने। उनके बेटे हैं ना, कौन है? उनके बेटे, मतलब उनका परिवार चला रहा है। मुलायम सिंह यादव को सबसे ज्यादा साथ किसने दिया? उनके भाई ने। किसने दिया? शिवपाल यादव जी ने। क्या शिवपाल यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? नहीं बने। कौन बना? अखिलेश यादव, उनके बेटे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? उनका बेटा। मतलब जिसके इन पार्टियों के अंदर व्यक्तिवादी और जातिवादी और परिवारवादी व्यवस्था बनी हुई है।
मगर यहां पर क्या है, यहां पर जातिवादी और परिवारवादी व्यवस्था पीपीआईडी के अंदर नहीं है, क्योंकि पीपीआईडी फुले अम्बेडकरी विचारधारा की पार्टी है। पीपीआईडी अधिनायकवाद को नहीं मानती है, पीपीआईडी लोकतंत्रवाद को, संविधानवाद को मानती है, जो लोकतंत्र सबको समान अधिकार देता है। क्या देता है? समान अधिकार देता है, समता का अधिकार देता है। तो इसीलिए एक आइडेंटिटी में सबको एक पहचान के साथ जोड़ती है। एससी को, एसटी को, ओबीसी को, कन्वर्टेड माइनॉरिटी को एक साथ जोड़कर मजबूत बनाना चाहती है, अधिकार देना चाहती है। वो पहचान कौन सी है? मूल निवासी पहचान। ये सबको मूल निवासी बना रही है, मूल निवासी पहचान। देखते रहिए। और क्या होता है, जो अधिनायकवादी पार्टियां होती हैं, जो अधिनायकवादी पार्टियां होती हैं, सुप्रीमोवादी पार्टियां होती हैं, जिन्हें व्यक्तिगत पार्टी कहते हैं, व्यक्तिवादी पार्टियां होती हैं, एकाधिकार बोलते हैं। जो ऑटोक्रेटिक पार्टियां होती हैं, उनमें क्या होता है, उन पार्टियां, वो पार्टियां कभी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां नहीं बनती। मतलब ये पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां नहीं होती हैं। लिख लीजिए, राष्ट्रीय पार्टियां नहीं होती हैं। ये राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं। कैसे? अब कोई कहेगा कि भैया बसपा राष्ट्रीय पार्टी है। उस समय हमने कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो हमें, पहले आप कौन सा मोबाइल चलाते थे राजन जी? पहले कौन सा मोबाइल चलाते थे? कीपैड। आप कौन सा चलाते हैं? एंड्रॉइड। कुछ वर्जन बढ़ के आते हैं। तो जो गलतियां पहले हुई, मानव साहब ने जिस मिशन को बढ़ाया, जिस फुले अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया और मूल निवासियों के अधिकार के लिए बसपा का गठन किया गया, तो उसके बाद एक व्यक्ति उस पर बैठ गया और वहां अधिनायकवाद आ गया। वो बैठ गई बहन जी। कौन बैठा? बहन जी, जिसके कारण वो अपना मूवमेंट को भूल गई। तो उसी समय राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी और एससी, एसटी, ओबीसी ने अपने को बहुजन माना। और उस समय नारा चलता था बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। तो बहुजन के नीचे वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी। और आज कौन से स्तर की पार्टी है? क्षेत्रीय। आज कौन से स्तर की पार्टी है? क्षेत्रीय। क्योंकि वो भी तबका छिनने वाला है। मगर ऐसी पार्टियां जो देश में पूरे एससी, एसटी, ओबीसी को एक करते हैं, वो राष्ट्रीय पार्टियां। दूसरा, चौथा देखिए, जो अधिनायकवाद को मानने वाली पार्टियां हैं, वो क्या करती हैं? ऐसे लोग जो कौन है, जो आर्य हैं, जिनका बाहर से आगमन हुआ, हमारे देश में आए, जो मैंने कल पढ़ाया। भारत के अंदर दो प्रकार के लोग हैं। जब हम मूल निवासी आइडेंटिटी की बात करते हैं, इसका मतलब है अगर हम मूल निवासी हैं तो दूसरा फिर दिमाग में हमारे क्वेश्चन बढ़ता है, हमें सोचने के लिए मजबूर होते हैं। जब हम मूल निवासी हैं तो यहाँ कोई विदेशी भी है, तो इसको सोचना पड़ेगा कि विदेशी कौन है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई विदेशी भी है। तो ऐसे लोग जो इस समय सत्ता पर बैठे हुए हैं, जो अधिनायकवाद लगाए हुए हैं, वो चाहते हैं कि उन मूल निवासियों को कुछ ना मिले, इनके अधिकार ना मिले। इसलिए क्या करते हैं, अधिनायकवाद क्या करता है? समझौता कर लेता है। ऐसे लोगों से क्या कर लेता है? समझौता कर लेता है। तो इस तरह की जितनी भी पार्टियां हैं, ये क्या कर लेती हैं? ये विदेशियों से, मतलब कह सकते हैं कि बड़ी जो पार्टियां हैं, उनसे क्या कर लेते हैं? समझौता कर लेते हैं। ये हमेशा समझौता कर लेते हैं। मगर यहां कोई इस तरह का समझौता नहीं होता, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी समझौता नहीं होता। और क्या होता है? और ऐसी पार्टियों को जिसका मुखिया एक होता है, उसको हैक भी किया जा सकता है। हैक का मतलब उसको बदला जा सकता है, उसको धमकाया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, आज जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ इस देश में पूरे मूवमेंट चला, आज वही बसपा जैसे बहुजन मूवमेंट में बड़ी संख्या में आज ब्राह्मण बैठा हुआ है। और जिन्होंने ब्राह्मण को अपने अंदर नहीं लिया, अपनी पार्टी में नहीं लिया, उन्हें मार दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बाबू जगदेव प्रसाद, भारत के लेनिन, बाबू जगदेव प्रसाद का जो मूवमेंट चला, उन्होंने बताया, जो मैंने कल बताया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धनदर्ती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उनको क्या कर दिया गया? मार दिया गया, क्योंकि वहां पर उन्होंने उस विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं किया, इसलिए उन्हें
मार दिया गया है, तो ऐसी पार्टियों को हैक किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है, क्योंकि वो एकाधिकार पार्टी की, वो भी बाबू जगदेव जी ने मिशन में वो सच्चे थे, वो उनको डेमोक्रेसी तो उस समय नहीं थी, मगर उन्होंने उस एकाधिकार पार्टी बनाई, अधिनायकवाद के साथ उन्होंने चले। तो अधिनायकवाद में एक मुखिया होता है जिसको मार दिया गया। चलिए, मगर इसको हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि हैक क्यों नहीं किया जा सकता? हैक नहीं किया जा सकता, हैक क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसका मुखिया एक नहीं है, इसका मुखिया एक नहीं है। अब आ जाती है बात, देखिए अब बात आती है, अब इसका एग्जाम्पल है, मैंने कहा कि आपको सोचना पड़ेगा कौन और दोस्त और कौन दुश्मन, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को दोस्त और दुश्मन की पहचान कराना, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि हम समझा नहीं पाते हैं, इसका मतलब हम सही तरह से प्रशिक्षित नहीं है, इसलिए लोगों को हम अभी दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करा पा रहे हैं। तो अब आप देखिए, इसमें इतने होने के बावजूद भी हमारा एक लोकतंत्र प्रजातंत्र में होता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्योंकि लोकतांत्रिक संवैधानिक पहचान भी मैंने कल बताई, मूल निवासी पहचान के साथ साथ हमने बताई संवैधानिक पहचान क्या है, SC ST OBC माइनॉरिटी, जो इस देश के मूल निवासी हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये नहीं देते। क्या बताइए कि बीजेपी आज इस सत्ता में है, कांग्रेस आज इस सत्ता में है, क्या वो आपकी संख्या के अनुसार क्या आपका अधिकार दे रही है? नहीं दे रही है। वहां क्या चल रहा है? वहां अधिनायकवाद चल रहा है, वहां एकाधिकार चल रहा है। तो कह सकते हैं कि जिसकी जितनी संख्या वाली के अनुसार यहाँ अधिकार इनको नहीं मिल रहा है। अब आता है टिकट का, देख लीजिए, जैसे अगर 100% टिकट भी होता है तो 28% टिकट क्या होती है? सुरक्षित सीटें होती है, और सुरक्षित सीटों में क्या होता है? इसमें सुरक्षित सीटों में होता है 78% जो बचा, 78% में क्या होता है? 60% ओबीसी है, 60% ओबीसी है, मगर 60% टिकट जो होते हैं वो किनको मिल जाते हैं? 10% वाले जनरल को मिल जाते हैं। मतलब 10% वाले जनरल को कितना टिकट दे दिया जाता है? 60%, बचा 18%। 18% में किसको दिया जाता है? ओबीसी को प्लस माइनॉरिटी को, और सुरक्षित सीटों में हमारे ये आ गया जो कितने परसेंट है? 60% ये प्लस 18% ये, जो 78% लोग हैं उनको कितना दिया जाता है? फिर 18%। इसको समझना पड़ेगा। इस तरह से हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, ये लोकतंत्र नहीं अधिनायकवाद चल रहा है, और इस अधिनायकवाद को हमें खत्म करना पड़ेगा और आपको लोकतंत्र की सत्ता लानी पड़ेगी, इसलिए काम जरूरी है। आप देखिए यहां भी, मगर यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या, हमारे 100% जो है वो 28% टिकट किसको दी? जो सुरक्षित सीट है, जो संविधान में लिखा हुआ है, जो संविधान में लिखा हुआ है सुरक्षित सीटें उनको मिली। 78% बचा, 78% में से 60% हो गया ओबीसी को, और कितना बचा? 18%, ये हो गया माइनॉरिटी को। आगे जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी, हम भारत के मूल निवासी, इन मूल निवासियों को समान अधिकार दिलाने के लिए आज PPID मैदान में भारत की पहली ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी उभरी है जो आपको अधिकार दिलाना चाहती है, जो अधिनायकवाद से छुटकारा दिलवाना चाहती है। इसमें आप कांग्रेस को शामिल कर सकते हैं, बीजेपी को अभी मैं समझा दूंगा कैसे अधिनायकवाद है उसका, वो दूसरा रूप है, वर्जन आगे बढ़ के आया। तो इस तरह से ये है अधिनायकवाद। अब बताइए, ऐसी पार्टियां आज जो देश में काम कर रही है, चाहे वो ASP हो, आज बहुत तेजी से मिसाइल के रूप में चल रही हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे JDU हो, इसको थोड़ा सा बंद करो, चाहे JDU हो, चाहे RJD हो, RLD हो, महानदल जैसी जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब परिवारवादी, व्यक्तिवादी और लोकतंत्र का पतन करने वाली, आज आपके समाज का शोषण करने वाली और ऐसी पार्टियां हैं जो आपको अधिकार नहीं देना चाहती, जो संविधान को मानती ही नहीं है, जो अधिनायकवाद वाली पार्टियां हैं। मगर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ऐसी पार्टी है जो संस्थागत है, जिसको मूल निवासी आइडेंटिटी में एक साथ इकट्ठा करना चाहती है, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जिसे हैक नहीं किया जा सकता, और जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ऐसी संविधान पार्टी जो समान अधिकार देना चाहती है। ये हुआ, लिखना चाह रहे कोई लिख सकता है, मिटा दो, मिटा दो सर, समय लिखना है ना, मैं उसी हिसाब से
1:10 अभी 15 मिनट 12:30। चलिए ये क्लियर हुआ। अब आता है अधिनायकवाद का। अब मैं प्रेजेंट की समीक्षा करा देता हूं। देखिए अभी हमने बताया अधिनायकवाद का सबसे पहला एग्जाम्पल रहा हिटलर। कौन रहा? हिटलर, जो जर्मनी का तानाशाह रहा। और उस हिटलर ने ऐसे कम्युनिस्ट लोगों को, जब हमने बताया कि जर्मनी पहला विश्व युद्ध हुआ, हिटलर को तानाशाह बोलते, हिटलर तानाशाह। और इधर लेते हैं बीजेपी तानाशाह। चलिए मैं डायरेक्ट इसकी वो कराता हूं, बीजेपी की तरफ से। अब जब ये बात थी 1914 से 1918 के बीच हुआ, उसके बाद ये तानाशाह बना 1900 अभी मैंने लिखवाया था हिटलर 1933 में। कब में बना? 1933 में ये चांसलर बन गया था। और चांसलर उस समय मतलब उसका उस जर्मनी का प्रधानमंत्री। और चांसलर 1933 में क्या बन गया? ये चांसलर बन गया। और ये हिटलर की तानाशाही, उस समय जो पार्टियां चलती थी, कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टियां या सोशलिस्ट विचारधारा की पार्टियां या जो लोकतंत्र को मानने वाली, जब जर्मनी हारा तो उसके मित्र के देशों ने ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था दी और वहां पर अधिनायकवाद का उदय हुआ जो हिटलर ने किया। और बड़ी बड़ी बातें कह के, जिस तरह से आज अच्छे अच्छे बोल बोले जाते हैं, किसके द्वारा बोल बोले गए 15 लाख में देंगे? किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। मोदी जी के द्वारा। चलिए यहाँ मोदी जी से तुलना कर लेते हैं हिटलर की। मोदी जी ने कहा कि भैया कितना रुपए आएगा? 15 लाख, भ्रष्टाचार खत्म होगा। ऐसे ही हिटलर ने कहा था कि मैं आपको इस सारे भंवर से निकालूंगा। हिटलर को देख लीजिए, हिटलर बहुत ही अच्छा वक्ता है। इसी प्रकार हमको वक्ता बनाकर इस व्यक्ति ने पूरा क्या किया? हमारे अधिकारों पर डाका डाला, लगातार डाका डाला। ये 1933 में, और इनकी सरकार ये प्रेजेंट में। चलिए दूसरा, ये विचारधारा की कौन सी विचारधारा के लोग हैं? ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं। ये कौन सी विचारधारा के लोग थे? नाजीवादी। अब इनकी क्षमताएं देख लीजिए। ये क्या कहते थे अपने को? कि हम बहुत उच्च हैं, बहुत उच्च हैं। और ये भी क्या कहते हैं? हम बहुत कैसे हैं? बहुत उच्च हैं। ये भी क्या बोलते हैं? हम बहुत उच्च हैं। कौन है? उच्च हैं। क्योंकि इसमें भी बड़ी संख्या में वो सवर्ण लोग रहते हैं। मतलब बीजेपी ऐसी पार्टी कहलाई जाती है ब्राह्मणों की, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो अपने को ऊंचा कहते हैं, बाकी लोग नीचे हैं। और ऐसी मानसिकता के लोग, ऐसी विचारधारा के लोग क्या बोलते हैं? जो आज इस देश में रहते हैं। इसी तरह से हिटलर का था। और हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने दूसरा काम किया। ये दूसरा था पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है। हिटलर ने क्या किया? जो भी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थे उनको चुन चुनकर मरवा दिया। क्या कर दिया? चुन चुनकर मरवा दिया। इनने भी क्या किया? इनने भी कोरोना का नाम लेके बड़े बड़े अच्छे लीडरों को कोरोनालॉजी में लिपटवा दिया और किडनियां निकलवा के बार बार बिकवा दी। पूरा इनका प्लान था। जो सोशलिस्ट है, आज भी मजदूरों का इस उधम सिंह नगर उत्तराखंड में 4-4 कंपनियों के लोग बैठे हुए हैं अपने अधिकारों को पाने के लिए। वो चाहते हैं कि हमें ऐसा हमारा अधिकार मिले, हमें जो बेसिक गवर्नमेंट के द्वारा जो बेसिक तय किए गए वो हमको मिले। महिलाएं वहां की आज भी परेशान है कि हमें समान अधिकार मिले। हमारी बहन सुनीता जी आई है, एक भोजन माता है, उनको भी आज इस ऐसी विचारधारा के लोगों ने सिर्फ कि आप निम्न की, आप नीची जाति की हो, इसीलिए उनका खाना भी खाने से मना कर दिया। आज इस विचारधारा को पनपने का काम किया तो वो बीजेपी ने किया। कितनी तुलनात्मक इनकी तुलना कीजिए, इनकी समीक्षा कीजिए, लगभग सेम बैठेगी। जो हिटलर ने काम किया वही काम आज ये लोग कर रहे हैं। तो आज इन्होंने मरवा दिया, इन्होंने भी मरवा दिया।
बड़े बड़े अच्छे लोग निपटवा दिए, गोलियां मरवा दी। जो लोग गुंडों को खत्म करते हैं, इन्होंने आज गुंडे पैदा कराए। और गुंडे कैसे पैदा कराए? अभी एक नया हुआ जो लड़का था जिसने अभी उसको सिद्दीकी को मारा, गोली मरवाई, बिश्नोई, और सामने ही सरकार के लोगों को मरवा रहा है, मगर ये उसको उत्साह कर रहे हैं कि अच्छा हुआ। ऐसे लोग, ये लोकतंत्र को खत्म करने की प्लानिंग है। ये ऐसे लोग हैं जब चुनाव की आचार संहिता लग जाती है उस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री चेंज करके बना देते हैं और तब लोकतंत्र को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जो 90% लोग हैं, अभी हमने बताया, जिन्हें हम मूल निवासी कहते हैं, जो SC ST OBC के कन्वर्टेड लोग हैं, उनको अधिकार ना मिल जाए। ये उच्च वर्ग के लोग हैं। ये सच्चाई में ये वो दुश्मन है। ऐसी पार्टियां जिनका मुखिया एक है, जहां अधिनायकवाद चलता है, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। और ऐसे लोग जो क्या कहते हैं, उच्च जाति के करने वाले लोग, आज कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये भाई भाई हैं, इन्होंने मूल निवासी को फुटबॉल बना के रखा है। इसीलिए क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी जल्दी में एक अधिनायकवाद जब अब हावी हो जाता है तो क्या करते हैं, एक आशाएं बन जाती हैं जहां से अधिनायकवाद की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार हमने बताया कि संकट आया, ये मैंने इसलिए पहले बताया कि हिटलर का उदय हुआ और आर्थिक जब संकट आया तो क्या हुई, उन्नति हुई, अधिनायकवाद की उन्नति हुई, लोगों की आशाएं हुई, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि एकदम कुछ नया कर दे। जैसे चंद्रशेखर भाई, एग्जाम्पल मैं आपको साफ दे रहा हूं। एक व्यक्ति, मैंने बताया एक व्यक्ति को हैक किया जा सकता है, एक व्यक्ति को मारा जा सकता है, वहां अधिनायकवाद है। और अधिनायकवाद कभी लोकतंत्र का दोस्त नहीं हो सकता। और अगर जो लोकतंत्र का दोस्त नहीं है, जो संविधानवादी दो लोगों का दोस्त नहीं है, वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। ये आपको समझना पड़ेगा। तो उन्होंने भी मरवा दिया, उन्होंने डरवा दिया, जो इनके खिलाफ बोला उनको जेल करवा दिया। उस समय हमने बताया, अभी दो भाग बताए अधिनायकवाद के, एक सर्वाधिकारवाद, दूसरा निरंकुशवाद। तो हमने बताया जो सर्वाधिकारवाद है उसमें लोगों का अधिकार नहीं था, मतलब ऐसे तानाशाह हुए जहां हमें बोलने का, समता का, भाईचारे का कोई अधिकार नहीं है। मगर एक निरंकुशवाद जो ऐसा हुआ, इसमें हमें थोड़े थोड़े अधिकार थे। ये उस तरह से लोग चल रहे हैं। इस तरह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईडी बिछा दी। जो हमारे लोग थे सबसे ज्यादा इन्होंने, जो बहुजन मूवमेंट को मानने वाले लोग हैं, जो मूल निवासी आइडेंटिटी को मानने वाले लोग हैं, इन्होंने उनको क्या बिछा दी, ईडी बिछा दी। आज वो डर के मारे इनके साथ चल रहे हैं, मतलब उन पे ईडी बिछा दे रहे हैं, उनको धमका दे रहे हैं। इसी प्रकार हिटलर ने किया और हिटलर के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं। तो क्लियर हुआ, हिटलर की विचारधारा थी नाजीवादी विचारधारा, इनकी है ब्राह्मणवादी विचारधारा। वो भी अपने को उच्च बोलते थे और हमारी जो उस समय महिलाएं थी उनके भी इन्होंने डीएनए टेस्ट करा लिए। इसी तरह से आज ये भी अपने को उच्च बताते हैं और आज हमारी महिलाओं का सम्मान नहीं है। और ऐसी आडंबरवादी विचारधारा कि हम अलग से पैदा हुए, हम बाहर से आए, मुख से पैदा हुए, हम बाजुओं से पैदा हुए, हम पेट से पैदा हुए और शूद्र जैसा वर्ण हमारे पैरों से पैदा हुआ। इसी प्रकार की इन्होंने काम किया और मरवाने का काम किया। अब रही अधिकार ना देने की बात, वो प्रजातंत्र के तंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र कहता है लोगों का तंत्र, लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा तंत्र जो बाबा साहब ने संविधान के रूप में हमको दिया, जिसे हम लोकतंत्र डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ऐसे में सबको अधिकार मिलना चाहिए। क्या SC ST OBC आज 90% उत्तराखंड में है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सांसद या विधायक उसके हैं? नहीं है। तो ये अधिनायकवाद है और इनके पीछे जो संगठन है वो अधिनायकवाद के पीछे चलते हैं। मतलब आज तक भारत में कोई ऐसी पार्टी नहीं बनी जो पूर्ण तौर से लोकतांत्रिक पार्टी हो, संविधानवादी पार्टी हो। ऐसी पार्टी को जन्म दिया तो हमारे पुरखों ने दिया, हमारे माँ बाप से अपने दिया, बैकवर्ड एंड SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग को जिसने ऐसी राजनीतिक दल दिया जो आज हमारी सुरक्षा कर रहा है। ऐसे सुरक्षा कवच के रूप में आज हमें पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक मिली, जो हिटलर जैसी तानाशाही को हम खत्म कर सकते हैं। तो उन्होंने जो संविधान दे दिया उसको खत्म करने की जो प्लानिंग है, हमने बताया जो सबसे पहले
प्लानिंग है वो इनकी है, लोकतंत्र को खत्म करने की प्लानिंग है। तो उसमें ये पूरे कामयाब हो रहे हैं। तो आज हमको लोकतंत्र को रोकने के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक भारत की ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी को घर घर जाकर, दरवाजे जाकर बताना पड़ेगा। उसमें हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, अभी हमारे संगठन सचिव जो थे डॉक्टर प्रमोद कुमार सर ने बताया, बार बार उन्होंने कल भी यही बातें कही, क्योंकि ये अगर आपने लीडरशिप में जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग बहाने बना के आते हैं। सर ने यहाँ भी बताया कि आज कहते हैं कि मुझे खाने की जरूरत है, आज मुझे वो जरूरी काम है, मेरा आज वहां पर क्या हुआ है, मेरा कोई हॉस्पिटल में है। अभी एक आया था हमारे साथी, वो भी हॉस्पिटल के नाम से चला गया ना, हाँ चला गया। तो हॉस्पिटल में है और हमारे पास आज खाने के लिए नहीं है, आज हम भोजन के लिए जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम है। मगर जब तक अगर आप जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि जो ऐसा वोट का अधिकार जो इस अधिनायक बात को पतन कर सकता है, वो दिया वोट का अधिकार, वो दिया आपको लोकतंत्र, वो दिया संविधान। अगर इस संविधान को बचाना है तो आपको इस मूवमेंट में साथ देना होगा, क्योंकि आज आप कितना भी प्रॉपर्टी बना लीजिए, क्योंकि आज सारी चीजें आधार कार्ड से लिंक हो गई हैं, जो बता देते हैं। जैसे आप कभी लोन लेने जाते हैं, हमारे बैंक में एक्स ब्रांच मैनेजर सब बैठे हुए हैं, दोहरे साहब, आप अच्छी तरह से बता सकते हैं जो सिविल होती है, कभी भी जब लोन लेने जाते हैं तो सिविल देखी जाती है, सिविल। और सिविल 2 मिनट में देख के ये बता देते हैं कि ये व्यक्ति एससी का है, एसबो की, इसने कितने कितने सारे लोन लिए, कितने सारे लोन लिए, कि आपके नाम से ये, आपके नाम से ये, आपके नाम से ये। तो आजकल सारी चीजें हो गई, आप कितनी भी कोठी बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मगर आपको पता लग जाएगा कि आप इस देश के मूल निवासी हैं नहीं, कि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, वो सब जानते हैं, क्योंकि पूरी व्यवस्था उनके हाथ में है। तो ये जितनी भी बेरोजगारी की परेशानियां, जितनी भी भोजन की परेशानियां, जितनी भी आपको पैसे की परेशानियां जो आ रही हैं, वो दी जा रही है, क्योंकि अधिनायकवाद ये कहता है कि इस जनता को कमजोर करके रखना है, तो इसको अधिनायकवाद आपको करना पड़ेगा। आपको उस राज्य के तंत्र पर कब्जा करना पड़ेगा, आपको इन्हें गुलाम बनाना पड़ेगा, आपको ये जीवित रहने के हिसाब से इनको भोजन देना पड़ेगा, इनको स्वतंत्रता इनकी छीननी पड़ेगी, इनके अधिकार इनके छीनने पड़ेंगे। ये अधिनायकवाद का मेन फॉर्मूला है। मतलब अधिनायकवाद ये चाहता है कि आपसे शिक्षा छीनी जाए, आपको मानसिक तौर से गुलाम बनाया जाए। तो ये इस तरह से, और आज क्या है, आज अधिनायकवाद ने एक चीजें पैदा की। जब लोकतंत्र बनाया तो अधिनायकवाद को जो बढ़ोतरी करने वाले लोग हैं, उन्होंने एक व्यवस्था बनाई, उन्होंने सोचा, और ऐसे उच्च वर्ग के लोगों ने जो अपने को उच्च कहते हैं, और ये अपने को मुख से जो जन्मे हुए लोग कहते हैं, उन्होंने ये देख लिया और उन्होंने इसीलिए हमें जातियां बनाई। कल कितनी जातियां बताई मैंने? 47,201 जातियां उप जातियों में बना दिया। मेरे पिताजी बैठे हुए, मैंने एक बार पिताजी से कहा कि आप शूद्र हो, तो बोले क्या यार शूद्र शूद्र लगाते रहते हो। तो मैंने पिताजी को कहा, पिताजी एक बार कुंडली आप दिखाओ। तो पिताजी ने मेरे कुंडली निकाल के दिखाई, और आज मेरे पिताजी बैठे हुए, मैं साक्षी हूं इसलिए बोल रहा हूं कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने मुझे कुंडली दिखाई, मैंने उसका फोटो खींचा। मुझे याद है, मगर पिताजी को याद है या नहीं है वो याद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा पिताजी दिखाओ। फिर कुंडली में मैंने दिखाया कि भैया आपका गोत्र क्या है, सॉरी आपका गण है राक्षस, और आप वर्ण है आपका शूद्र, और कुंडली में साफ शब्दों में लिखा था। मैंने कहा पिताजी ये देखो, जो शूद्र हैं मतलब वो इस देश के मूल निवासी हैं, वो एससी, एसटी, ओबीसी हैं, वो अछूत, आदिवासी और धर्म परिवर्तित लोग हैं जो इस देश के मूल निवासी हैं। आज उनका अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए मैंने आपको तुलनात्मक बताया कि आप तुलना कीजिए, मानसिक तौर से आपको जो गुलाम बनाया जा रहा है, आपको हितैषी बनाया जा रहा है, इसलिए आप थोड़ी तुलना कीजिए वो। और ये जो है तो इसलिए आपको तुलना, ये प्रजातंत्र के विरोधी होते हैं, मतलब लिख दे रहा हूं, प्रजातंत्र के विरोधी होते हैं। ये लोग प्रजातंत्र के विरोधी होते हैं, और ये लोग प्रजातंत्र ही अपनाते हैं, ये प्रजातंत्र को मानते हैं। तो बताइए, अब आप बताइए, आप अधिनायकवाद चाहते हैं या लोकतंत्र? लोकतंत्र चाहते हैं। तो अब आपको अधिनायकवाद को पहचानना होगा। ये जो मैंने आपको फॉर्मूले दिए अधिनायकवाद और लोकतंत्र को पहचानने के तरीके, जिस दिन आप अधिनायकवाद और लोकतंत्र को पहचान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कौन दोस्त है और हमारा कौन दुश्मन। तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। मैंने हिटलर का आपको एग्जाम्पल दिया, और इसका नाम था मुसेलिनी,
मुसोलिनी, इसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जो इटली का तानाशाह रहा, तो बिल्कुल सेम इन्होंने वो काम किया, मगर ये धीरे धीरे कर रहे हैं, वहां पर थोड़ा तेज था। ये हिटलर भी प्रजातंत्र विरोधी ये प्रजातंत्र विरोधी था, बिल्कुल। तो ये भी आज प्रजातंत्र विरोधी है। तो आज अधिनायकवाद में, और ये आपको अंतर बताया हमने, तो इसलिए आज का जो वो पहले का जो हिटलर था, आज का वो हिटलर ये जो अपने को लोकतांत्रिक बनाते हैं, उनकी मजबूरी है। देख लीजिए, आज हमारे पुरखों ने ऐसा शस्त्र दे दिया। मैंने आपको कल पहचाने बताई, फिर से थोड़ा सा दोहरा देता हूं, याद कर लीजिए। 4 पहचाने बताई थी। पहले सामाजिक पहचान बताई थी मैंने, आपकी जाति है सामाजिक पहचान। दूसरी पहचान धार्मिक पहचान, लोगों ने उसमें ब्राह्मणों ने जो दी जाति, पहली सामाजिक पहचान जाति दी, दूसरी दी हिंदू मतलब धार्मिक पहचान, और तीसरी उन्होंने दी हमें संवैधानिक पहचान, जो संविधान ने दी SC ST OBC। चौथी ऐतिहासिक पहचान, जिसे आजकल हमें हमारे सामने बताया ही नहीं गया, वो पहचान है मूल निवासी पहचान। और मूल निवासी ऐसी मिसाइल आपको दी हमारे पुरखे ने, और ऐसा संविधान दिया कि जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो तानाशाही हैं, जो हिटलर के इशारे पर चलते हैं, जो इस देश के विदेशी हैं, वो भी आज माथे से संविधान को इस तरह से लगाते हैं जाके। तो वो ताकत है आपके पुरखों की विचारधारा में, वो आपके पुरखों ने दे दिया है। अब आपको देखना है कि इस मिसाइल को आपने कैसे छोड़ना है और इस मिसाइल को आपने कैसे यूज करना है। तो आज ये जो विचारधारा आप तक पहुंची, इस अधिनायकवाद को खत्म करने के लिए, आपको लोकतंत्रवाद लाने के लिए, आपको प्रजातंत्र लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं हरीश मौर्य 24 घंटे आपके लिए तैयार हूं। आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं लीजिए, ज्यादा से ज्यादा कन्वेंसिंग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस लोकतंत्र को घर घर पहुंचाइए, जिससे हम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को, इस मूल निवासी समाज को यहाँ का शासक बना सकें, और जिससे हमारे अधिकार, समान अधिकार और हमें मिल सके। और ऐसी व्यवस्था जिसको हम बताने से भी डरते हैं, ऐसी जाति जो हमें अछूत नाम से बना दिया गया। हमारे लोग जातियों को छिपाते हैं, क्यों छिपाते हैं? कुछ गर्व करते हैं। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं ये हमारे से दूर हों, जिससे हम अपने देश में समतामूलक समाज की स्थापना कर सकें। समय मेरा हो चुका है, खाने का वक्त आ गया है। मुझे लगा सबको भूख लग रही है, खाना सब लोग खाएंगे। फिर हमारे अगले वक्ता भी हमारे बीच में है, वो भी बेचारे तैयारी करके आए। हाँ, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन है अधिनायकवाद पे? अधिनायकवाद एक जिसे बोलते हैं एकाधिकारवाद और अभी फांसीवाद, ये लोग फांसीवादी होते हैं। मतलब सर्वाधिकारवाद में ही आता है फांसीवादी लोग, तो वो फांसीवादी लोग होते हैं। और दूसरा ये कुलीन तंत्र लाना चाहते हैं, मतलब ऐसा तंत्र जहां जो प्रजातंत्र, जो प्रजा होती है उसको उसके अधिकार ना मिले, उसके अधिकार छीन लिए जाए। तो ऐसी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं ये। तो ऐसी व्यवस्था को अधिनायकवाद वाले लोग हैं, इसको हमें मिटाना पड़ेगा। साथियों, इन्हीं बातों के साथ सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।